नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा। आज हम सभी लोग इस डीएन टीवी सेतु चैनल के माध्यम से एक बहुत ही वर्तमान और साथ ही साथ सुलगते और जलते हुए मुद्दे पर बात करेंगे, जो कि हमको लगता है कि आप लोग शुरू में ही समझ गए होंगे जब मैंने सुलगते और जलते हुए शब्द का प्रयोग किया है कि हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में अभी शुरू हुए निकाय चुनाव और उसमें उसके नामांकन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बारे में। हम जानेंगे कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, और साथ ही साथ अन्य जो पब्लिक से प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों का उत्तर भी देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ एक प्रदेश है, और बांग्लादेश से सटा होने के नाते जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से निर्वासित है वो बहुत भारी मात्रा में बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के अंदर रहता है अवैध रूप से। और जब किसी भी स्थान पर, जैसे आप मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में 4 लोग रहते हैं और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपके घर में किसी को नहीं पता कि ये कौन है, वो रह रहा है लोगों का विश्वास हासिल करके, और लेकिन किस दिन उसका मानसिक संतुलन खराब हो और किस दिन वो क्या गड़बड़ करके आपके घर से भाग जाए, पूरा घर बर्बाद करके भाग सकता है, किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के भाग सकता है या आधे लोगों को नुकसान पहुंचा के भाग सकता है, वो उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार से आप फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान जिनको अपनी सरकार बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने शरण दी है, अब वो ममता बनर्जी के साथ साथ पूरे देश के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, दूसरा समुद्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है और बॉर्डर का क्षेत्र है, तो बीच में पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी है, तो इस प्रकार वहाँ बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं है। तो अब चूंकि 4 करोड़ 5 करोड़ की संख्या में जब कोई आबादी इकट्ठा हो जाती है तो वो एक जगह नहीं रह सकती। अब वो वहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होकर के अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, और वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ ही इस प्रकार की संवेदनहीनता आपको देखने को मिलेगी। अब बात ये होती है कि 2-3 चीज़ें हैं जिस पर लगातार ये चर्चा चलती रही है कि भारतीय राजनीति से अगर ये समाप्त हो जाए तो देश का उद्धार हो जाए। उसमें सबसे पहला ये है कि राजनीतिक द्वेष। 2 राजनेता आपस में जो व्यक्तिगत द्वेष होता है उस द्वेष को पार्टी की विचारधारा बना लेते हैं और उस पार्टी की विचारधारा को कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप देते हैं, ब्रेन वॉश टाइप का। एक हिसाब से आप समझिए कि इस प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की विचारधारा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, वो आप उनको आईएसआईएस से भी उनकी तुलना कर सकते हैं, आप उनकी जैसे मोहम्मद से भी तुलना कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो भी यही करते हैं कि वो अपनी विचारधारा आपको बताते हैं और उस विचारधारा को मानने के लिए इतना आपको मजबूर कर देते हैं मानसिक रूप से कि अंत में आप उसी विचारधारा के होकर रह जाते हैं और उसी विचारधारा पर शहीद हो जाते हैं। और यहाँ भी वही हो रहा है। तो एक हिसाब से अगर हम इनकी तुलना घुसपैठी, अब आप 3 चीजें होती हैं देखिए, घुसपैठी, स्लीपर सेल और आतंकवाद, ये तीनों एक अलग अलग चीजें हैं। घुसपैठी माने कोई बाहर का व्यक्ति जिसे हम जानते हैं कि ये बाहर का है, वो हमारे यहाँ चोरी से आ गया हो, उसे हम घुसपैठी कहते हैं। स्लीपर सेल उसे कहते हैं जो आपके यहाँ का ही नागरिक हो लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में आपके देश की कानून व्यवस्था का विरोध करता हो, तो ये स्लीपर सेल होता है। और तीसरा आतंकवाद होता है जो बाहर से आपके देश की टेरिटरी से बाहर जाकर के वहां से आपके देश के विरुद्ध गतिविधियों को संचालित करता है, वो आतंकवादी होते हैं। अगर भगवान श्री राम की मर्यादा से आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री राम ने ये कहा कि स्लीपर सेल यानी कि आपका ही खाने वाला, आपके यहाँ ही जन्म लेने वाला व्यक्ति और आपके विरुद्ध ही काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीच और खरदूषण को बिना संवाद के मारा। रावण से कई बार संवाद करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने देश से योजना चला रहा था। तो जब कोई देश आपके विरुद्ध हो तो पहले संवाद का माध्यम है। आतंकवाद को पहले संवाद से समाप्त करना चाहिए। अगर जिस देश में आतंकवाद पनप रहा है, अगर वह देश उस आतंकवाद को समाप्त करने की स्थिति में है तो आपको कदम नहीं लेना है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था आपके देश के अंदर पनप रही है, जैसे खेत में अगर कीड़े लग जाएं तो आप खेत में छिड़काव करते हैं, लेकिन अगर चावल में कीड़े लगेंगे तो खेत में छिड़काव करने से कुछ नहीं होगा। तब या तो पूरा चावल आपको फेंकना पड़ेगा या तो पूरे चावल को एक बार आपको जहरीला बनाना पड़ेगा, फिर उसको धुलना पड़ेगा, तब वो चावल हो सकता है खाने योग्य हो जाए, नहीं भी हो। इसलिए ये मर्यादा हमारे यहाँ धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्थापित है कि घर के विरोधी को कभी भी शरण नहीं देनी चाहिए। तो ये विषय है। तो हमने पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो यही हुआ है कि भारत के विरोध में, मतलब पश्चिम बंगाल अपने आप को भारत का अंग नहीं मानता है। पश्चिम बंगाल एक अपने आप को अलग देश मान रहा है। वो अपने आप को एक, जैसे बांग्लादेश को वो पूर्वी बांग्लादेश मान रहा है और पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश, तो कह रहा है कि जैसे बांग्लादेश अलग हो गया वैसे हमको भी अलग कर दिया जाए। तो ये वो अलग होने के लिए, देश से अलग होने के लिए इस प्रकार की घटनाएं वहां होती हैं।
तो वो विचारधारा जो इस प्रकार की चीजें और जो इसका अपोज करता है, जो इसके विरोध में रहता है, फिर वो उनको वहां पे हिंसक गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। और ये हर बार होता है। कार्यकर्ताओं के घर जलाए जाना, जय श्री राम बोलने पर गर्दन काट देना, और भारत माता की जय बोलने पर उनके परिवारजनों को मारना, उनके घर में आग लगा देना, ये सारी चीजें वहां होंगी। क्योंकि ये जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवा कपड़ा लपेट के चलना, ये कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता का परिचायक है। भारतीय तिरंगा जो है शुरू होता है अपने भगवे के स्वाभिमान के साथ। तो उनको पहली बात यही है कि जो व्यक्ति भगवा लेकर चल रहा है या भगवा दल का सदस्य है, वो कहीं ना कहीं उस देश की अखंडता के साथ है। और हम देश की अखंडता के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, अभी आप देख रहे होंगे मणिपुर में भी यही चल रहा है। वो सब लोग, जब क्या है कि ये सारे लोग एक तो विदेशी सीमाओं से सटे होने के कारण इनको विदेशी विचारधारा और विदेशी फंडिंग भी आसानी से प्राप्त हो जाती है, और इनके पास कुछ ऐसे लोग भी उपलब्ध हो जाते हैं जो आपके देश के नहीं हैं और जिन्होंने आपके देश को बर्बाद करने में आनंद आता है। तो जिससे ये अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं, और फिर जब ये समाज से निकल करके राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचता है, समाचार गलियारों में पहुंचता है, तो फिर ये पूरे देशव्यापी एक समाचार बनता है। और फिर समाचार ये नहीं पहुंचता है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, ये तो पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, ये तो भारत की खबर है। जब ये इंटरनेशनल मीडिया पर चलती है तो कहता है भारत का एक प्रदेश जल रहा है, यानी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रहा है। यही चाहते हैं जो आपके यहाँ के विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने इस मानसिकता को वहां जन्म दिया। उनकी यही इच्छा है कि यही कहा जाए कि ये ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अब भारत का हिस्सा नहीं रहा। आपने देखा कि जब से 370 कश्मीर से समाप्त हुआ है, तब से वहां बहुत सारी गतिविधियां कम हुई हैं, आतंकवादी हमले कम हुए हैं, जवानों का मरना कम हुआ है, घुसपैठियों का आना कम हुआ है। और आप पिछले अगर 1 महीने का सिनेरियो देखेंगे तो लगभग 5 से 7 ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और अपराधी आतंकवादी विदेशों में मारे गए हैं, जो लगभग पिछले 1 दशकों से भारत में मोस्ट वांटेड थे, जो बड़ी बड़ी घटनाओं के मास्टरमाइंड थे, 26/11 के मास्टरमाइंड रहे, और उनको ट्रेनिंग देने वाले लोग रहे, जो पाकिस्तान में पंजाब में जो खालिस्तान चलता है, उस खालिस्तानी मानसिकता के जो कमांडर हैं, वो सब लोग एक एक करके, कोई पाकिस्तान में मारा जा रहा है, कोई कनाडा में मारा जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में मारा जा रहा है। दैट मीन्स ये कि आपके देश की जो विचारधारा है, उसका जो प्रभुत्व है, वो इंटरनेशनल स्तर पर इतना बढ़ गया है कि अब आपके विरोध में साजिश करने वालों को आपका मित्र देश जो है वो भी छोड़ेगा नहीं, वो भी मारेगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए वो यही चाहते हैं कि जैसे अब अगर हम आपको कोई सलाह देने आए, जैसे आपके परिवार में विघटन है और हम आपको सलाह देना चाहते हैं, लेकिन हम अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे 3 भाई अलग 3 दिशा में चल रहे हैं, तो आप हमारी बात सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। कहेंगे आप पहले अपना संभालो, अपनी विचारधारा अपने ऊपर लागू कर लो, फिर हमारे यहाँ आना। तो यही होता है, जब हम अपनी बात वहां रखने जाएंगे तो कहेंगे आपका जम्मू कश्मीर अलग जल रहा है, पंजाब अलग जल रहा है, वहां अलग हो रहा है, मणिपुर में अलग हो रहा है। तो फिर आप अपना पहले एक करो, फिर आप हमसे कहना आकर के कि ये वसुधैव कुटुंबकम और पूरा विश्व एक परिवार है और ये सब चीजें बाद में आप हमें बताना, पहले आप अपना जो परिवार है वो भारत के कुटुंब को एक करिए। ये विषय है कुल मिला के, इसलिए वहां पे हिंसा होती है। हाँ, तो आशुतोष जी आपसे एक प्रश्न है इसी श्रृंखला में। वर्तमान में पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में राजनीतिक विचारधारा जो की दिशा और दशा क्या चल रही है अभी? देखिए, इसका बहुत छोटा सा उत्तर है, क्योंकि इसका जो डिस्क्लेमर अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो एक ऐसा विषय हो जाएगा जो मैं बोलने शुरू करूंगा, फिर वो मेरे अंदर से खून खौलता चला जाएगा और वो इतनी संख्या में बाहर आएगा कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए केवल इतना जानिए कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान में जो राजनीतिक धारा है, जो राजनीतिक विचारधारा की दिशा और दशा है, वो कुंठित और लकवाग्रस्त इसलिए हो गई है, वो राष्ट्र विरोधी इसलिए हो गई है, क्योंकि जो उसका नेतृत्व करने वाला है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो एक वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं और वो स्वयं को भारत से अलग मानती हैं। वो स्वयं को एक गणराज्य मानती हैं, पश्चिम बंगाल को एक गणराज्य, और उस गणराज्य का स्वयं को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मानने की गुस्ताखी करती हैं लगातार। हालांकि वो इस बात तो आज नहीं तो कल समझेंगी। आज अब जम्मू कश्मीर वाले जब समझ रहे हैं, जब भारत ने जम्मू कश्मीर के जिन हिस्सों पर अपनी सरकारें स्थापित की हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं वो दे रहे हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान का प्रभुत्व वहाँ समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से सुविधाएं वहाँ बढ़ी हैं, कल को, हालांकि हम लोग तो नहीं चाहेंगे, जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्र का 1 इंच भी कहीं इधर से उधर हो जाए, लेकिन कल को अगर कुछ होता है इनकी साजिशन, तो जैसे पाकिस्तान आज रो रहा है भारत से अलग होकर, बांग्लादेश आज रो रहा है, नेपाल रो रहा है, वैसे ही इनको भी रोना पड़ेगा। ये 100% फैक्ट है, क्योंकि
जननी और जन्मभूमि से अलग होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये चाहे आप इसको आध्यात्मिक मान्यता मान लीजिए, पौराणिक मान लीजिए, धार्मिक मान लीजिए, राजनीतिक या सांस्कृतिक, ये हमारी विरासत है और ये 100% फैक्ट है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। इसी के साथ मेरा अगला प्रश्न है आप पर, इस निकाय चुनाव में न्यायालय की भूमिका क्या है? देखिए, जो निकाय चुनाव है, एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और 1986 में पहली बार भारत में निकाय चुनाव की बात की गई। निकाय 3 हो गए भारत में, आप जानते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, 3 पंचायत। और निकाय आपके यहाँ 3, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो आपको जहाँ पे जनसंख्या जो है वो 5 लाख से कम होती है वो नगर परिषद या नगर पंचायत, जहाँ जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है वो नगर पालिका, और जहाँ जनसंख्या 15 लाख से प्लस होती है वो नगर निगम। और वो कितनी भी हो सकती है, शायद अभी उसका क्षेत्र बढ़ा करके शायद 25 लाख कर दिया गया, तो जनसंख्या अपनी बूस्ट हो रही है तो उससे वो धीरे धीरे उसका क्राइटेरिया बदलेगा, या एक महानगर में 2 महानगर कर देंगे, वो अलग विषय है, प्रशासन का विषय है। लेकिन इस चुनाव में क्योंकि ये अब जो ये नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, तो अब इसका जो चुनाव होगा वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी द्वारा कंडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट का चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, वो इसकी रूपरेखा तय करता है कैसे चुनाव होना है। और अगर चुनाव के दौरान कोई हिंसक गतिविधि होती है, राज्य सरकार से कहने के बाद राज्य सरकार उसमें व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाती है, राज्य सरकार उसमें विफल होती है, फिर न्यायालय ही एक मार्ग है जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों को अनुतोष रेमेडी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले क्योंकि वो स्टेट बॉडी है तो स्टेट बॉडी जिला न्यायालय में जाएगी नहीं, स्टेट का मामला है तो सीधे हाई कोर्ट में जाती है। तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव को लेकर के भी वो जो वहाँ का राज्य निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव आयोग है, वो जो है हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने भी ये प्रथम दृष्टया पाया कि जितनी हिंसा हो रही है, जितनी आगजनी हुई है, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, यह निश्चित तौर से जो पश्चिम बंगाल स्टेट की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी विफलता है और वो ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के या अपने निजी व्यक्तिगत विचारधारा को अपने ऊपर थोपते हुए, कुछ भी कहा जा सकता है उसमें, किसी को ऊपर डायरेक्ट लांछन लगाना बिना सबूत के न्यायालय सही नहीं समझता है। लेकिन प्रथम दृष्टया उन्होंने ये कहा कि सरकार और सरकारी तंत्र जो है वो चुनाव कराने में विफल है, इसलिए अगर शांतिपूर्ण और सफल मतदान है चाहिए तो केंद्र सरकार से कहा गया कि आप 20 कंपनियां जो है वो सीआरपीएफ और बीएसएफ की भेजिए, जो अलग अलग स्थानों पर तैनात होंगी और इसको नियंत्रित करेंगी, जिसका विरोध किया ममता बनर्जी सरकार ने। आप सोच सकते हैं, अगर कोई सरकार अपने लोगों की सुरक्षा चाहेगी तो चाहेगी कि भाई 20 कंपनी क्यों, 200 कंपनी भेजो, हमारे एक एक व्यक्ति पर एक एक फोर्स लगा दो, आप हमारे लिए और अच्छा है, कौन सी इसमें दिक्कत है। लेकिन चूंकि उनको आनंद आ रहा है, कोई जय श्री राम बोलने वाला अगर उनके सामने उसका गला कट जाए तो शायद ममता बनर्जी को परम आनंद की प्राप्त होती है, कोई वंदे मातरम बोलने वाला घुट घुट कर मारा जाए तो शायद उनको 2 निवाले ज्यादा उनके गले में उतर जाएं। ये स्थिति, इस मानसिकता के साथ वो जी रही हैं। तो हाईकोर्ट की बात उन्होंने मानने से मना कर दी, तो अंतिम अवसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी गई और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत लताड़ा वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि मुख्यमंत्री को तलब करते नहीं है, प्रशासनिक लोगों को पहले तलब किया जाता है न्यायालय में। उन्होंने कहा कि जब आपसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं और हाईकोर्ट ये कह रहा है, तो पहली बात तो आप हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हो, उसके निर्देशों को मान नहीं रहे हो आप, या तो आप अपने आप को हाईकोर्ट के जस्टिस से ऊपर मान रहे हो, और अगर हाईकोर्ट ने कुछ कहा है तो यह तो आपके पास उसका कारण हो। आपके यहाँ आज भी हिंसा हुई है, आज भी 2 लोग मारे गए हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, आदमी है ना वो। भारत की टेरिटरी के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय संविधान और संविधान द्वारा स्थापित जो तंत्र है उसकी है। आप क्या कर रहे हैं वहां, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सफल और सुरक्षित निकाय चुनाव कराना हमारी भी जिम्मेदारी है, कल को हमसे भी जवाब मांगा जाएगा। तो इसलिए जो है बीएसएफ और सीआरपीएफ के लोगों को, और उन्होंने कंपनी और बढ़ा दी, उन्होंने कहा 30 कंपनी भेजी और वहां लगाइए और तभी चुनाव कराइए, अन्यथा चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब देखना ये कि अभी ममता बनर्जी का इस पर कोई स्टैंड आया नहीं, लेकिन मेरा भी मानना यही है कि इस विचारधारा को पनपने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के लोग जब अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो लोग परिवर्तन में मतदान करना चाहते हैं उनको मतदान ही नहीं करने दिया जाता है, या वहां पे मतदान कराया ही नहीं जाता, उस क्षेत्र में कोई मतदान पोलिंग पार्टी जाती ही नहीं। तो ये सब सारी चीजें भी होती हैं। तो एक बात ये भी होती है कि स्टेट में जिसकी सरकार होती है, स्टेट तंत्र उसके हाथ में होता है, वहाँ के अधिकारी उसकी बातें सुनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि आईएएस छोड़ने का मेरा कारण यही था कि वो अंत में होते जाते एक नेता के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं। चक्कर उनको हाईएस्ट एजुकेशन लेने के बाद जो सबसे निचले स्तर का शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है उसका
पैर छू करके उसके चारों तरफ घूम करके उसको अपनी पोस्टिंग लेनी होती है, अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपने लिए इंक्रीमेंट की व्यवस्था करानी होती है। तो हमने कहा कि पढ़े लिखेंगे तो जरूर, क्योंकि पढ़ने लिखने से अपने व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन पढ़ लिख कर काम वो करेंगे जो लोगों को रूल करने के काम आए, जिससे लोगों को अधिकतम हम फायदा दे सकें। उस जगह नहीं कि हमारी कलम जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के आदेश का मोहताज बन जाए। तो इसलिए जो है ये क्षेत्र अपने हिसाब से चुनना चाहिए। और क्योंकि लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव आयोग भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव है, जो चुनाव है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है। इसलिए सबका एक तारतम्य है। भारत के संविधान ने भारत में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक अनुपम संगम स्थापित किया है कि तीनों लोग सेपरेटली लेकिन एक साथ मिलकर के भारत को जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी बनाएंगे। इसलिए न्यायालय की भी उसमें भूमिका रहती है। बहुत खूब आशुतोष जी, आपने बंगाल की स्थिति पे इतना अच्छा स्थिति का वर्णन किया है, और उम्मीद है लोग इसको समझेंगे। और इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को गहराई से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।